मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग आप अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लें, चाहे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करें, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट इसकी वजह से प्राप्त होता है। अगर आप कोई स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो अपने स्पेशल क्लास के लिए इस कोड को यूज करके आप अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कल तक यानी बुधवार तक एक ऑफर चल रहा है, जिसे अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। इस ऑफर के अंदर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत सारे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी जांचने के लिए टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे करंट के वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती है जिसके प्रीलिम्स में जिनका बेहतरीन उपयोग होता है। इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, ये तमाम चीजें उन्हें अपने प्रीलिम्स से जस्ट पहले खत्म करनी होती हैं। इसके लिए अनअकैडमी एक ऐसा बैच लेके आया है जो केवल और केवल प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मात्र 60 दिन की वैलिडिटी के साथ में एक प्रोजेक्ट है, जो आपको मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद 13,500 रुपए का मिल जाएगा, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 है। आप अंकित10 रेफरल कोड, ये वाला रेफरल कोड यूज करके इसे 13,500 रुपए में अवेल कर सकते हैं। तमाम टेस्ट दे सकते हैं विद सॉल्यूशन, जो कि अनअकैडमी पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स को ओरिएंटेड करते हुए बैचेस चल रहे हैं, उनमें आप बैठ करके अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को एकदम शार्प कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट अपने आप को एकदम मतलब सटीक तरीके से विश्लेषण के साथ में अपने आप को किक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में आज की जुलती न्यूज ने कभी पूरी तरह झकझोरा था। झकझोरा किस न्यूज ने था? अगर आपको याद हो तो हम सब ने बहुत अच्छे से एक शब्द सीखा हुआ था, दैट इज ब्रेग्जिट। अगर आपको याद हो, ब्रेग्जिट एक शब्द था जो अपन ने लास्ट ईयर तक जबरदस्त सुर्खियों में रखा था। जो लोग बिल्कुल करंट में नए हैं उन्हें मैं बता दूं, एक संगठन है दुनिया का जिसमें कभी 28 देश हुआ करते थे। उस संगठन का नाम था यूरोपियन यूनियन, जिसे आप ईयू कहते थे। ईयू के अंदर पहले 28 देश हुआ करते थे। 28 देशों में से एक देश छूट गया, उस देश का नाम था ब्रिटेन। यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन जो है वो बाहर निकल गया। ब्रिटेन का बाहर निकलना यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट कहलाया। ब्रेग्जिट के होने के बाद में यूरोपियन यूनियन में कुल जमा बचे 27 देश। वर्तमान में 27 देश उपस्थित हैं यूरोपियन यूनियन नामक संगठन में। यदि आप इसमें भी नए हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है, तो यूं समझिए कुल दुनिया के 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ समान नियम बना लिए, कुछ समान ऑफिसेस बना लिए, एक ही ऑफिस बना लिया। या फिर यह समझिए जैसे आज भारत के अंदर हमारे 28 राज्य आपस में मिलकर के यह डिसाइड करते हैं कि हमारी एक पार्लियामेंट होगी, हमारी एक सुप्रीम कोर्ट होगी, हमारी एक सरकार होगी। ऐसे ही यूरोप के 27 देशों ने मिलकर के अपनी एक पूरी तरह से पार्लियामेंट बनाई हुई है, उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव बनाई हुई है, उसके अंदर एक पूरी तरह से कोर्ट बनाई हुई है। साथियों, उसे आप यूरोपियन यूनियन कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में 28 राज्य हैं और यूरोप में 27 देश हैं। 27 देशों ने मिलकर के अपनी पूरी तरह से एक ही प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई है, जिसे आप यूरोपियन यूनियन कहते हैं। सरल रूप से आप इसे ऐसे ही समझिए, बाकी इसके कुछ मायने अलग भी हैं, वो बात भविष्य में चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए ऐसे समझिए कि ये देश आपस में मिलकर के इतना घनिष्ठ संबंध बना लिए कि भाई किसी को कहीं से भी आना जाना हो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उस टाइप से व्यापार करना हो तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उस टाइप से सब लोग एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, सबका निर्णय एक साथ होगा, सब लोग विमान एक साथ भेजेंगे, दुनिया में किसी के साथ व्यापार करना होगा एक साथ करेंगे। यूं समझिए कि विदेशी संबंधों के मामले पर सब देश एक साथ एक मत रहते हैं, यानी कि ये सब लोग एक साथ होकर काम करते हैं। दैट इज वो है यूरोपियन यूनियन। अब इस यूरोपियन यूनियन में से एक देश है जिसका नाम है हंगरी, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। डेन्यूब रिवर गुजरती है बीच में से। साथियों, इसने क्या कहा है? इसके प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमें भी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की यह घटना क्या कहलाएगी? यह घटना कहलाएगी साथियों हग्जिट। हग्जिट यहां पर जो नाम यूज किया जा रहा है यह हंगरी नामक देश के बाहर निकलने के कारण किया जा रहा है। यानी कि इसके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी दुनिया को यह कहते हुए चौंका दिया गया, जहां पर हंगरी के अंदर देश वालों के द्वारा कोई प्रकार की डिमांड नहीं थी, वहीं पर हंगरी के अंदर हंगरी के प्रधानमंत्री ने एक डायलॉग मार करके पूरी दुनिया को एकदम चौंका दिया कि हमारा समय आ गया, लगता है कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए। और इसके बारे में बकायदा एक पूरे न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर के उन्होंने डाल दी।
चलिए तो चर्चा करते हैं। जबरदस्त न्यूज होने वाली है साथियों इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, और इस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज के अंदर जो हम हंगरी की बात बता रहे हैं कि हंगरी विक्टर ऑर्बन यहां के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हेग्जिट टर्म का यूज किया और दुनिया को चौंका दिया। तो बड़ा सवाल बनता है कि क्यों यूरोपियन यूनियन से हंगरी बाहर जाना चाहता है? क्या यहां की जनता भी चाहती है या केवल प्रधानमंत्री चाहते हैं? तमाम बातें आज के सेशन में आपके साथ की जाएंगी। बड़ा सवाल यह होगा कि हंगरी क्यों बाहर जाना चाहता है? क्या हंगरी की जनता ऐसा चाहती है या केवल प्रधानमंत्री ने एक शिगुफा छेड़ दिया है? तमाम बातें आज के सेशन में, ध्यान से सुनिए साथियों। यह है आपके सामने यूरोप का मैप, और इस यूरोप के मैप में दुनिया के देशों से घिरा हुआ एक देश है जिसका नाम है हंगरी। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब हुआ कि ये चारों तरफ से बॉर्डर से अन्य देशों से घिरा हुआ है, या यूं समझिए इसके पास कोई समुद्र नहीं है। ये रहा हंगरी। और यहां पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि हंगरी का पड़ोसी जो है वो है पोलैंड, और वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की चीजें चलती हैं। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इधर देखते जाइए साथियों, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, ये सारे कंट्री आप देखिए। सॉरी सॉरी हाँ जी, तो हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन से क्यों बाहर निकलना चाहता है? ये यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन से हंगरी क्यों बाहर निकालना चाहते हैं, आइए इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। देखिए, जब हम यूरोप का मैप देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन के मैप में हमें जो देश दिखाई पड़ते हैं, वर्ल्ड मैप के हिसाब से अगर हम चलें तो इन देशों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? दुनिया में मैप को पढ़ने के दो तरीके हैं। मैप में जो ऊपर की तरफ होता है, यानी हमारे सर की तरफ जो होता है, उसे नॉर्थ कहा जाता है, ये आप शायद जानते हो, और जो मैप में नीचे की तरफ होता है उसे साउथ कहा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ होता है उसे ईस्ट कहा जाता है, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम वेस्ट कहते हैं। अगर हम पूरी तरह इस मैप को देखें तो यहां पर यदि मैं यूरोप के अंदर इस प्रकार का दिशा विभाजन कर दूं तो आप देख पाएंगे कि जो हंगरी नामक देश है जो यहां पर बैठा हुआ है, ये यूरोप के ईस्टर्न वाली साइड में है, यानी कि ये पूर्व की तरफ है। अच्छा, अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि मैंने ये दिशाएं क्यों बांटी, इससे आपको पता चलेगा एक बहुत बड़े तथ्य के बारे में कि क्या कारण है कि ये अपने आप को अलग करने की बात करते हैं। और यही नहीं, इसका एक पड़ोसी है, मतलब जस्ट नेबर है ना, वो नाम है उसका पोलैंड, जो कि मतलब इनके बीच में एक देश फंसने के बाद में पोलैंड। ये पोलैंड और हंगरी लगभग एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। ये दोनों ही ये चाहते हैं कि शेष यूरोप से हम अलग हो जाएं। और आपको पता है रीजन क्या है? रीजन बड़ा ही चौंकाने वाला है। इनका कहना है कि जो वेस्ट यूरोप है, वेस्ट यूरोप का मतलब क्या हुआ? ये वाले देश कौन कौन से? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, इनके साथ हमारी बनती नहीं है। बोले आपकी क्यों नहीं बनती? बोले ये लोग ना कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो गए। बोले ज्यादा, अब ये बात लॉजिकल है और इसको ध्यान से सुनना बहुत बड़ी बात है। आप पहली बार किसी देश को दूसरे देश से ऐतराज देखते हुए यह समझेंगे कि कोई संगठन इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो सेम नहीं है। और कैसी आइडियोलॉजी? साम्यवाद या फिर पूंजीवाद नहीं, कम्युनिज्म अथवा कैपिटलिज्म नहीं, कुछ और ही चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि मैं इन देशों के साथ मैच नहीं करता। बोले क्यों मैच नहीं करते भैया? बोले ये कुछ ज्यादा ही खुले हो गए हैं। खुले से मतलब बोले लिबरल हो गए हैं। लिबरल हो गए हैं से मतलब हुआ इनके यहां कानून जैसी सख्ती बची नहीं। बोले आप कौन सी सख्ती चाहते हो? हंगरी वालों से पूछा गया, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा इन्होंने कहा कि इनके जो शहर हैं वो कुछ ज्यादा ही कॉस्मोपॉलिटन हो गए हैं, ज्यादा ही ओपन प्रकार के शहर हो गए हैं। इनके शहरों में कोई भी आ रहा है जा रहा है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनकी कल्चर को बचाने के अंदर इनके अंदर कोई इच्छा नहीं बची है। जब ये सब बातें आपके समझ में आने लगी तो आपको लगा कुछ तो गड़बड़ है। विचारधारा ही सही लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए अब मैं आपको गड़बड़ पर लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार के लिए यूरोपियन यूनियन की व्यवस्था समझा देता हूं।
यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय साथियों यहां पर एक कंट्री है छोटी सी, अगर आपको दिख रही हो तो यहां पर है, जिसे हम बेल्जियम के नाम से जानते हैं। यह बेल्जियम आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। इस बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। बेल्जियम एक लोलैंड कंट्री है, जिसे पोल्डरलैंड कंट्री कहते हैं, बेनालक्स कंट्री है। और यहां पर साथियों बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। मुख्यालय के अंदर 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं तो इधर देखिए। एक का नाम है यूरोपियन कमीशन, एक का नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक का नाम है यूरोपियन काउंसिल। इधर देखिए कमीशन अलग है और कमीशन के बाद में काउंसिल अलग है। ऐसे ही यूरोपियन पार्लियामेंट और इसके बाद में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि यहां पर 5 मेजर ऑर्गन हैं यूरोपियन यूनियन के। ये मैं क्यों बता रहा हूं थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एक बार आप संरचना जान जाएंगे तो इसके बाद में आपको हंगरी पर क्या एक्शन हो सकते हैं वो समझ में आएंगे। तो इधर देखिए साथियों, यूरोपियन यूनियन में जैसे किसी देश के अंदर एक संसद होती है, ऐसे यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक संसद है। 27 देशों ने अपनी एक संसद बना रखी है जिसे यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे भारत के 28 राज्यों ने मिलकर के एक पार्लियामेंट दिल्ली में बना रखी है, ऐसे ही यहां पर 27 देशों ने मिलकर के अपनी एक पार्लियामेंट बना रखी है। आ गई बात समझ में? फिर आप पूछेंगे जैसे सर हमारे यहां तो संविधान के अनुसार ऐसा हुआ, तो क्या यूरोपियन यूनियन का भी कोई संविधान है क्या? बिल्कुल है साथियों। यूरोपियन यूनियन का संविधान है लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन नाम से एक शहर है, उसके आधार पर एक ट्रीटी का नाम रखा हुआ है, दैट इज लिस्बन ट्रीटी। उसके आधार पर इन सब चीजों की व्यवस्था की गई है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, अपने यहां पर तो पूरे मतलब देश के अंदर एक सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे क्या यहां पर भी कोई कोर्ट होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो साथियों यूरोपियन यूनियन की अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उस पर एक्शन लेने के लिए एक कोर्ट है जिसे कहते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि ये यूरोपियन देश अगर कोई किसी बात को मानने से या लिस्बन ट्रीटी का उल्लंघन करता है तो साथियों उसके लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि आपने अगर कोई बात नहीं मानी, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई राज्य केंद्र सरकार के साथ बातचीत नहीं मान रहा है या 2 राज्यों के बीच लड़ाई चल रही है, तो राज्यों के खिलाफ शिकायत कहां हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ऐसे ही इनकी भी जो कोर्ट है उसका नाम क्या है? ये आईसीजे नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ईसीजे। ठीक है ना? अच्छा बोले सर एक बात बताइए, यहां पर जैसे हमारे यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ऐसे ही क्या यूरोपियन यूनियन में भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। यहां पर यूरोपियन काउंसिल कहते हैं इसे, जिसमें से देश के द्वारा निर्वाचित कुछ लोग भेजे जाते हैं। फिर आप पूछेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर निर्णय भी लेती है? बिल्कुल लेती है। ठीक इसी प्रकार से साथियों यूरोपियन कमीशन जो इनके अंदर स्ट्रेटेजिक पार्ट वो करता है कि भाई किस प्रकार से मंत्रालय आधार पर समझिए जैसे अपने मिनिस्ट्री होती है ना, ऐसे इनके यहां कमीशन होता है जो कि पूरी तरह से नियंत्रण रखता है कि दुनिया के देश किस प्रकार व्यवहार करें, यानी यूरोप के कुल 27 देश किस प्रकार से एकत्रित रहें और कैसे दुनिया के बारे में विचार करें। यह मैंने क्यों बताया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। रीजन यह है साथियों कि वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कुछ ही साल पहले की बात है, एक कम्युनिटी है जिसको लेकर पूरी दुनिया में जबरदस्त विवाद है। और वो विवाद क्या है? LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर। इन ग्रुप को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने एक आदेश पारित किया। इन देशों ने मिलकर के एक आदेश पारित किया, LGBTQ, लेस्बियन जो महिलाएं केवल महिलाओं से ही रुचि रखती हैं या इंटरेस्ट रखती हैं, गे आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, बाइसेक्सुअल आदमी औरत दोनों से प्यार करता हूं, ट्रांसजेंडर बन इंसान गया लेकिन मतलब बन आदमी गया लेकिन उसके अंदर फीचर औरतों वाले हैं, और क्वियर जिसका स्टेटस क्लियर नहीं है कि वो क्या है, वो अपने आप को लेकर क्यूरियोसिटी रखता है कि यार मैं हूं क्या। तो ऐसे ग्रुप को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने एक आदेश पारित किया, यूं समझिए एक विधान पारित किया। और क्या था कि भाई यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी व्यक्ति इस प्रकार के नियम बनाएगा, यानी जो भी व्यक्ति अगर अपने बारे में यह बोलता है कि मैं लेस्बियन हूं या मैं गे हूं या मैं बाइसेक्सुअल हूं, ये जो भी है उस व्यक्ति की अपनी पहचान होगी। यानी कि किसी व्यक्ति का क्या ओरिएंटेशन है, या वो सिंगल है मतलब वो स्ट्रेट है या फिर वो गे है, जो भी है उसके बारे में वो अपना विचार ओपनली रखने के लिए फ्री है और उसका प्रोटेक्शन देश करेगा।
यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि पूरे यूरोप को फ्री कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपना स्टेटस कुछ भी रख सकता है और उसको राज्य प्रोटेक्शन देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर रहने वाले लोगों के लिए दिया जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये वाली जो बात है ना साथियों, LGBTQ वाली जो बात है, ये पसंद नहीं आई। किसको पसंद नहीं आई? ये पसंद नहीं आई इस देश को, दैट इज हंगरी। और दूसरा देश है पोलैंड, जिसकी राजधानी है वारसा। इन दो देशों को यह बात पसंद नहीं आई। पहले तो मैं पोलैंड की बात बता देता हूं। पोलैंड की इसलिए बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये तो हंगरी का भी माई बाप है। यहां पर 100 शहर ऐसे हैं पोलैंड के अंदर जिन्होंने एंटी LGBTQ टाउन नाम दे लिया है अपना, कि हमारे इन राज्यों में कोई भी व्यक्ति अगर LGBTQ के हित में बात कर दिया तो समाज से निकाल के बाहर फेंक देंगे। ऐसा है पोलैंड। तो पोलैंड तो अति एक्सट्रीम तक जा चुका है। वहीं पर हंगरी ने थोड़ा सा टेक्निकल काम किया और उसने क्या किया? उसने ये कहा कि LGBTQ कम्युनिटी के बारे में जो भी यूरोपियन यूनियन के ख्याल है, ये जो क्या कहते हैं ना इसको, ईसाईयत की या क्रिश्चियनिटी की जो मूल अवधारणा है उससे मैच नहीं खाते। और चूंकि ये क्रिश्चियनिज्म के या क्रिश्चियनिटी की मूल अवधारणा से मैच नहीं खाते, ईसाईयत की मूल अवधारणा से मैच नहीं खाते, इसलिए हम इनका क्रिटिसिज्म करते हैं, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। कौन बोलता है? हंगरी बोलता है। और इसने क्या किया फिर साथियों? इसने अपने यहां पर ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है विक्टर ऑर्बन, इन विक्टर ऑर्बन ने इस मुद्दे के ऊपर दुनिया से क्या कहा? वोना गैबर, ये जो भाषा है ये हंगेरियन भाषा में लिखा हुआ है, इसका हिंदी मतलब इंग्लिश अनुवाद है कि हमें भी अब एग्जिट कर लेना चाहिए, हमें भी यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर इतनी सी बात पर थोड़ी इन्होंने नेगोशिएशन तो किया ही होगा ना, ये भी तो गए होंगे अपनी बात कहने के लिए कि सर ऐसा मत करिए। तो साथियों अब यहां पर मैं आपको बात बताता हूं हुआ क्या था। असल में हुआ यह साथियों कि इस पूरे की पूरे हंगरी ने एक अपने यहां पर काम किया। और क्या काम किया? इसने अपने यहां पर साथियों एक ऐसा रूल पारित किया, हंगरी ने अपने यहां पर अपने स्टूडेंट्स के लिए या फिर अपने यहां पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक रूल पारित किया। उसकी मैं कटिंग लाना भूल गया हूं, कोई बात नहीं। यहां पर क्या किया गया साथियों? यहां पर इसने अपने यहां पर एक कानून पारित किया। हंगरी ने कानून पारित किया अपने बच्चों के लिए। क्या कानून पारित किया? और कहा कि कोई भी 18 साल से कम बच्चों के साथ में कोई भी स्कूल या कोई भी टीवी या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेक्सुअल एजुकेशन जैसी कोई भी बात नहीं करेगा। इसका मानना क्या है हंगरी का? हंगरी कहता है कि जितना ज्यादा बच्चों में सेक्सुअल अवेयरनेस आती है, यानी कि उन्हें यह पता चलता है कि प्रजनन क्षमताएं क्या होती हैं, तो उन्हें इस बारे में भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि वो किस प्रकार की रुचि रखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के अंदर शुरुआत में, जीवन की शुरुआत में ही सब प्रकार के इंटरेस्ट जग जाते हों। इसका यह मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को अनअवेयर रखा जाए उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन से, उसे सेक्स एजुकेशन क्लास में ना दी जाए, तो संभव है कि उसके अंदर इस प्रकार की विकृतियां, जिसको यह हंगरी मानता है विकृति, इस प्रकार की विकृतियां पैदा ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में इसने अपने यहां पर एक कानून पारित किया और वो कानून इसने बच्चों के लिए पारित किया और लागू कर दिया। जैसे ही ये कानून लागू किया, इसको यूरोपियन कमीशन ने, कानून क्या था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाएगी और LGBTQ जैसे शब्दों की व्याख्या भी नहीं की जाएगी। अच्छी बात है। यह बात जैसे ही यूरोपियन यूनियन को पता चली, उन्होंने तुरंत इस हंगरी के प्रधानमंत्री को समन कर लिया और बुला लिया। बोले भैया विक्टर चले आओ। विक्टर ऑर्बन को बुला लिया गया और इसने कहा कि स्टॉप इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग चिल्ड्रन। और इन्होंने क्या कहा मिस्टर ऑर्बन से, यूरोपियन यूनियन ने, कि आप अपने बच्चों के साथ में इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर सकते, उन्हें ओपन रहने का अधिकार है। फिर इन्होंने कहा कि सर मैं नहीं मानूंगा इस बात को। बोले अगर आप नहीं मानोगे तो आर्टिकल नंबर 7 लिखा हुआ है लिस्बन ट्रीटी में। लिस्बन ट्रीटी वैसे जैसे भारत का संविधान है, लिस्बन ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 7 के तहत यदि आपने जो बात आपसे कही गई, अगर आपने वो नहीं मानी, तो आपके ऊपर पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब आपको क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है?
कौन देगा वो पनिशमेंट? पनिशमेंट देगा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन देगा? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने आपसे क्या कहा, एक ट्रीटी से सारे देश बंधे हुए हैं, अगर वो ट्रीटी की बात नहीं मानते, लिस्बन ट्रीटी की, उसमें आर्टिकल नंबर 7 है जिसकी बात नहीं मानी, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट क्या होगा? पनिशमेंट में यह संभव है कि आपको यूरोपियन यूनियन से मिलने वाली जो आर्थिक सहायता है उसे रोक दिया जाए। आप सोच के देखिए कि यहां पर ये जितने भी देश हैं ये अपनी सोच के साथ कितना यूनिफाइड रहना चाहते हैं कि इन्होंने, अगर किसी देश ने इनकी बात नहीं मानी तो उस पर लागू क्या करने की बात की गई है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लाद दिए जाएंगे अगर आपने इस बात को नहीं माना। और ये वक्तव्य दिया उर्सुला वॉन डेन, जो कि यहां पर कमिश्नर हैं यूरोपियन यूनियन की, ठीक है ना। तो उनके इस बात को सुनने के बाद में, अब भाई विक्टर भी तो प्रधानमंत्री है, जनता ने चुन के भेजा है, उसने कहा देखिए नियम तो नहीं पलटेगा, लेकिन हां मैं एक काम और करना चाहता हूं। अब ये समझदार आदमी निकला, इस आदमी ने, अच्छा मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। ये है विक्टर ऑर्बन, ये वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री हैं। कहां के? यहां पर हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2010 से प्रधानमंत्री हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अप्रैल में हंगरी के अंदर चुनाव होने वाला है, अप्रैल में तीसरी बार चुनाव की दावेदारी कर सकते हैं ये विक्टर ऑर्बन। तो इन्होंने क्या दिमाग अपनाया, अब आप वो सुनिए। इन्होंने ये वाला बिल तो पास किया जो किया, इसके बाद में इन्होंने लोगों से कहा कि देखिए यूरोपियन यूनियन मेरे एक सुधारवादी कार्य जिसके चलते मैं अपने देश की संस्कृति को बचाना चाहता हूं, उस काम को करने से रोकना चाहती है। तो एक काम करते हैं, हम यूरोपियन यूनियन से निकलने का मतदान बाद में कर लेंगे, यानी एग्जिट हम बाद में कर लेंगे। एक काम करते हैं, बोले क्या? हम एक जनमत संग्रह कराते हैं। जनमत संग्रह बोले तो रेफरेंडम कराते हैं। अब रेफरेंडम कराएंगे 5 सवालों के ऊपर। 5 सवालों के आंसर आप लोगों को नो देने हैं। 5 सवाल क्या होंगे, उनका मूल आधार क्या होगा। तो इसने कुछ इस प्रकार से उन सवालों को डिजाइन किया, वो हंगरी भाषा में है। मैं केवल आपको उसका सेंट्रल आइडिया बता देता हूं। जो इसने 5 सवाल जनता के सामने रखे, इसने कहा कि मैं 5 सवाल आपके सामने रखूंगा। 5 सवाल ये हैं कि आप क्या ऐसा चाहते हैं कि आपके बच्चे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में शामिल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन आपके ऊपर सैंक्शन लगा दे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छाई की कीमत इस प्रकार से चुनानी पड़े? बिल्कुल नेता नगरी वाले इसने 5 प्रकार के वो जो देशभक्ति वाले डायलॉग होते हैं वो भर दिए लोगों के लिए, और उस पर होगा रेफरेंडम। अब ध्यान से सुनना, जनमत संग्रह का अर्थ होता है कि जनता अपनी राय दे दे कि वो सरकार के साथ है या नहीं। तो एक साथ इसके 2 काम हो गए। क्या काम हो गए? रेफरेंडम में अगर इसने सबको एक साथ जोड़ लिया तो जनता इसके समर्थन में, यानी एलजीबीटीक्यू के समर्थन में नहीं आते हुए वोट बैंक किसके पक्ष में चला जाएगा? इसके पक्ष में चला जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? पहली बात, जनमत संग्रह का परिणाम इसके अपोजिशन को भी दबाने का काम करेगा। कैसे? अपोजिशन को ऑलरेडी डर लग जाएगा कि विक्टर ऑर्बन अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, इतनी जनता इसके साथ है, दैट मीन्स ये तीसरी बार भी चुनाव जीत के आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, यूरोपियन यूनियन को भी डर लग जाएगा कि यदि जनमत संग्रह में इसके साथ लोग हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि हंगरी भी यूरोपियन यूनियन से बाहर अगर जाने का जनमत संग्रह करा लिया तो एग्जिट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यह हो जाएगा कि यह अपने स्टैंड को, जो इसकी एक प्रकार से वो सोच है जिसमें यह क्रिश्चियनिटी को बचाने की बात कर रहा है, उसको प्रूव करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये 3 बिंदुओं पर यह कामयाब जैसे ही होगा तो तीनों की तीनों यूरोप के अंदर 27 से 26 बनने की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसने जो अखबार में लाइन डलवाई उसने पूरी दुनिया को एकदम डरा दिया है। और उसने क्या लाइन डलवाई है? इसने अखबार के अंदर जो लाइन डलवाई, मैंने शायद आपको दिखाई भी हो कि ये पूरी की पूरी भाषा है। मैगजिट करके यहां का एक अखबार है, उस अखबार के अंदर हेडलाइन है कि क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। जबरदस्त बात है साथियों, भविष्य देखना होगा कि क्या एक और देश इससे टूटकर निकलेगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे डायमेंशंस डाले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं केवल लीड छोड़ दे रहा हूं, भविष्य में कभी उन पर भी चर्चा की जाएगी। पहली लीड यह है कि आजकल यूरोप का जो ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है उसमें 17+1 नाम से, अगर आपको याद हो तो एक संगठन बनाने की चाइना प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ यह हंगरी वो देश है जो कभी सोवियत यूनियन का मित्र हुआ करता था। यह तो 2004 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ। इसका मतलब यह है कि क्या वापस साम्यवाद अपने पैर पसार रहा है?
है, क्योंकि एक्सट्रीम राइट विंग होना या फिर अपने उद्देश्यों को लेकर के धर्म की बातें करना, ये सामान्यतः करैक्टर होते हैं ऐसे लोगों के जो कि यूरोपियन यूनियन छोड़ते हैं। तो इन सब बातों को देखेंगे भविष्य में कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन रेफरेंडम के परिणाम क्या रहेंगे वो आपके साथ साझा किए जाएंगे और यूरोपियन यूनियन क्या स्टैंड लेता है वो आपके सामने बताए जाएंगे। तो ये अपने आप में एक गजब ही न्यूज है। भविष्य में जैसे आपने कभी ब्रेक्जिट को अपने अखबारों में, आपने अपने न्यूज़पेपर्स पत्रिकाओं में देखा, ऐसे संभव है कि आने वाले समय में आप हेक्सिट को भी देखें, उसके भी मायने को आप समझ पाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मेरे साथ पढ़ना। तो आज के लिए जो हमारी स्पेशल क्लास है, उस स्पेशल क्लास के अंदर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास के माध्यम से मैं लेकर आ रहा हूं आरएनए, लास्ट वीक का जो आरएनए था उसका रिवीजन बैच। अगर आप चाहते हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर के आरएनए को रिवाइज करके आइए और उसका हम बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं। मुलाकात होगी आपसे थोड़ी ही देर में 10:10 पर, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, अंकित अवस्थी सर अनअकैडमी, जीके बाय अंकित अवस्थी सर, इन सब पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर पेड कोर्सेज पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जिस भी सब्सक्रिप्शन को आप लेना चाहें आप परचेज कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।